हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा अभिवादन। आज मेरा गांव मेरी पहचान प्रोग्राम के तहत मैं सुंदरलाल मदन व मेरे क्षेत्रवासी आपको अपने क्षेत्र मालधन चौड़ के संपूर्ण ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक पहलुओं से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मैं बात एग्जैक्टली किस जगह की कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर विकास खंड में स्थित मालधन क्षेत्र की, जो कि तराई वन प्रभाग के सघन वनों से तीन ओर से घिरा है। पूर्वी सीमा हाथीडंगर से लेकर के आर्मी कैंटेरिया गौशाला तक बनती है और पश्चिमी सीमा तुमड़िया रिजर्वर से आमपोखरा रेंज के दक्षिणी प्रभाग तक बनती है। उत्तर में आमपोखरा रेंज पूरा आता है और जिम कॉर्बेट पार्क आता है और दक्षिणी सीमा उधम सिंह नगर जनपद की सीमा रेखा है, जो कि तुमड़िया नहर और किलावली से अलग होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं वर्तमान में नैनीताल जनपद का अंतिम ग्रामीण क्षेत्र मालधन चौड़ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मालधन को मालधन क्षेत्र क्यों कह रहा हूं। असल में इसे कहना चाहिए मिनी उत्तराखंड। क्यों? मदन शिल्पकार जी से सुनते हैं, जो कि प्रधानाध्यापक हैं। अल्मोड़ा से भी लोग बसे हैं, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल से भी लोग बसे हैं, यहाँ पर कुछ लोग पिथौरागढ़ थल साइड के बसे हैं, कुछ शेरा घाट साइड के बसे हैं, कुछ बागेश्वर के बसे हैं, तो कुछ अल्मोड़ा के क्या नाम नैनीताल के बसे हैं, कुछ चमोली गढ़वाल के बसे हैं। ठीक है, बैजरो सिमखेत और जो ये गैरसैंण एरिया है खनसर पट्टी, वहां के लोग यहाँ बसे हैं। मेरे संदेश है मालधन चौड़ वासियों को कि सब भाईचारे से रहें और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान दें, रोजगार की तरफ ध्यान दें। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो वर्तमान में यहाँ 15,868 मतदाता हैं। कुल जनसंख्या 50,000 है। जनसंख्या घनत्व 145 लोग प्रति किलोमीटर, साक्षरता दर 80% कि यहाँ 7 राजस्व ग्राम हैं, 14 वन ग्राम हैं और इस तरीके से कुल ग्रामों की जो संख्या है 21 है। और इसी बात को बलदेव सिंह भारती जी से सुनते हैं, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और एक वरिष्ठ नागरिक हैं मालधन क्षेत्र के। अब जहाँ तक मालधन चौड़ की बात है तो इसमें 7 ग्राम तो है ही। हाँ। इसके साथ साथ कुछ उपग्राम भी है और यहाँ पर 85% जनसंख्या हिंदू शिल्पकारों की है और 10% ओबीसी हैं और 5% जनरल हैं। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग किलोमीटर है। अब इतिहास के परिदृश्य से मालधन को देखें तो तराई भाबर की ये समृद्ध भूमि में से एक रही है, जिसका उपयोग हर काल, हर समय, हर जाति, हर समुदाय और हर राजवंश ने किया, जिसके पर्याप्त सबूत साक्ष्य इस भूमि के गर्भ से प्राप्त होते हैं। तराई भाबर की इस समृद्ध भूमि के निर्माण की बात करें तो इसके लिए हमको ढेला नदी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण तराई भाबर का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा ही हुआ है। इसलिए इतिहास के पन्नों से देखें तो इस नदी को स्वर्ण भद्रिका के नाम से जाना जाता था। यह नदी गविशाण या गवेषणा या उज्जैनी के पास बहने वाली नदी थी, जिसकी पुष्टि वर्तमान में काशीपुर के रूप में की जाती है। चीनी यात्री वेनसोंग ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका जिक्र किया है। और यह नदी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है रामगंगा नदी की, जो कि मुरादाबाद में रामगंगा नदी से मिलती है। और रामनगर के निर्माण के साथ ही यह नदी कोसी नदी के साथ इंटरकनेक्ट कर दी गई थी। वर्तमान में यह नदी कोसी फेडरेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। यह कोसी नदी के पानी को तुमड़िया रिजर्वर तक पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त
प्रवाह तंत्र की बात करें तो छोटे नाले भी यहाँ बहुत हैं, जैसे देवी नाला, ठंडा नाला, पथरवा नाला। और पथरवा नाला के पास ही हमें एक और ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, जो था इंडो ग्रीक राजा औदुंबर के चांदी के 10 सिक्के, जो हमें पथरवा नाला के पास प्राप्त हुए हैं। औदुंबर राजा इंडो ग्रीक राजा था, जिसका कार्यकाल या शासन 155 ईस्वी पूर्व से 130 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसे पूर्ववर्ती कुलिंद शासक अमोदभूति का समकालीन माना जाता है। इसके विषय में अतिरिक्त जानकारी प्रत्यक्षदर्शी प्रेमलाल जी, जो कि पेशे से पंडितगिरी करते हैं, से मिलती है, जो कि पटरानी के रहवासी हैं। जब हम जंगल में कटान में गए थे तो रामनगर पश्चिम में वन प्रभाग में हाथी डंगर एक चौकी है। उस चौकी के 46-47 के प्लाट नंबर कंपाउंड नंबर 46-47 के दौरान एक 300 एकड़ नाम का प्लाट था। हाँ। उस प्लाट में यहाँ से जो हमारे साथ वो लोग गए थे, 2-3 लोगों को वहाँ पर पुराने जो मुगल साम्राज्य से पहले के चांदी के रुपये मिले, जो जंगल में फायर लाइन प्लाटों के बीच में खाली जगह फायर लाइन होती है, उस फायर लाइन में वो दिखाई दी। और उसमें हमारे गांव के एक पनीराम नाम के लड़के को $3 मिले, 3 रुपये मिले। राजेंद्र को $5 मिले, $2 दिवाली राम जी को मिले, जो हमारे समक्ष हमने भी उनको देखा। उसके बाद में हम जब उनको बाजार में ले गए सुनार के पास, तो उसने हमको बताया कि ये पैसे कहाँ से आए, ये तो बहुत पुराने पैसे हैं और कई जमाने के हैं। पूरा 12 ग्राम का एक रुपया था, जो प्योर शादी का था। और उस समय उस सुनार ने हमसे वो 1 रुपया 37 रुपये में लिया। तो उसमें एक तरफ से खुरदुरा था था पूरे में, और एक तरफ द्वितीया का चांद और आधा कटा हुआ सर था, वह उसका असली चिन्ह। तो ये फोटो में मैं दिखा रहा हूँ, ये रुपये जो है इसी पर, ये भी जो हमें रुपये मिले थे ठीक इसी पर यही रुपये हैं। इसके अतिरिक्त ढीला नदी के तट पटरानी के कारगिल इलाके में मुगल कालीन सिक्के व जॉर्ज पंचम किंग एम्पायर 1 रुपी 1990 लिखा हुआ ब्रिटिश कालीन सिक्का भी प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ के ऐतिहासिक आर्किटेक्चर की, निर्माण व स्थापत्य कला की। इस क्षेत्र में कुओं की एक सीरीज अर्थात श्रृंखला प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग आधुनिक ट्यूबवेल और नलों के उपयोग होने से पहले तक होता रहा है। ये कुएं कुंडा से लेकर के फाटू तक स्थित हैं। ये कुएं मालधन नंबर 1 से शुरू होते हैं, 2 में भी मिलते हैं, नंबर 3 और दफौट के बीच में खंडी में भी एक हुआ करता था, उसके अलावा पटरानी में और उसके अलावा फाटू में एक कुआं होता था। फाटू का कुआं शिकारी कुएं के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज भी लोगों की प्यास बुझा रहा है। और इन्हीं के साथ साथ मवेशियों के पानी पीने के लिए गुजरिया ताल नामक तालाब भी यहाँ प्राचीन काल से मौजूद था और अभी भी है, जिसके विषय में यहाँ के रहवासी मनमोहन आर्य जी से कुछ जानकारी ले लेते हैं। नागपुर में रहते हैं, वहाँ पर हमने देखा कि अभी भी वहाँ पर गुजरिया का ताल नाम से एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, और अभी भी वहाँ पर उस तालाब में गाय भैंस पानी पीते हैं। और उस तालाब में मछली भी पालन अभी वर्तमान में हो रहा है। मैं आपके नॉलेज में डाल दूं कि मछली भी ग्राम सभा के अंदर कर वो तालाब है, बहुत पुरानी तालाब है। और उस तालाब के गहराई में अगर हम जाएंगे तो उधर ईंट भी मिल रहे हैं। यहाँ स्थित जीवन उपयोगी चीजें जब हम देखते हैं तो इस क्षेत्र के इतिहास को जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अनायास ही कुछ इतिहास की किताबें खंगालने का मन कर जाता है और हमें मिलता है 84 माल या 9 लख्या माल की जानकारी। वर्तमान का मालदन क्षेत्र इसी 84 कोसी तराई भाबर का एक हिस्सा था।
इसमें एक परगना था कोटा परगना, जिसको वर्तमान के काशीपुर के आसपास के क्षेत्र के रूप में जाना गया। संभवतः यह क्षेत्र ही वर्तमान के कुंडा के रूप में जाना जाता हो। पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी जी ने अपनी पुस्तक गढ़वाल के इतिहास में इस क्षेत्र का जिक्र किया है। उन्होंने तराई भाबर को पातली दून और कोटा दून में विभक्त बताया। कुमाऊं के प्रख्यात इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे जी ने भी इसको कोटा परगना लिखा। इनके अनुसार इस क्षेत्र की पूर्वी सीमा वर्तमान के कालाडूंगी से शुरू होती थी और पश्चिम में लाल ढाक तक पहुंचती थी। उत्तर में धनियाकोट वर्तमान के गर्म पानी के पास का एक गांव है। संभवतः अंतिम मानव आबादी उसी क्षेत्र में हुआ करती थी। इस वजह से बद्रीदत्त पांडे जी ने धनियाकोट को इसकी उत्तरी सीमा लिया और दक्षिणी सीमा कुंडा काशीपुर तक स्थित थी। इस परगने में 5 से 7 गांव हुआ करते थे, जिनमें से एक देवीपुरा भी था, जहां बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कतरुई काल का एक मंदिर भी था। देवीपुरा मालधन से ही हमारे साथ हैं उदयराज शिल्पकार जी, जो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। जंगलों में कुएं बहुत छोटी छोटी ईंटों के, मंदिर और कई खंडहर, कहीं तालाब, इस तरह के जो है उन ईंटों की बनी हुई, उससे ये एहसास कराता कि पहले यहाँ बसाहट थी। अब वो किन कारणों से उजड़े, क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में हम भी नहीं जानते। हाँ। उसके पूर्व दूसरी बात ये थी, बहुत बड़े बड़े आम के दरख्त, जामुन के दरख्त, बेल के पेड़, और ये जो है तेंदुआ, तेंदू के पेड़, महुआ के पेड़, हाँ। बहुत पुराने यहाँ पर थे। उनसे भी ये सिद्ध होता था कि यहाँ पहले से लोग रहते थे, हाँ। क्योंकि ये लगाए हुए पौधे हैं फलों के सही। इसे ये प्रतीत होता था यहाँ पहले भी आबादी थी, हाँ। और वो किन्हीं कारणों से उजाड़ गई। और इस क्षेत्र में और भी मंदिर हैं, जैसे शिवनाथपुरी का महाराजपुर शिव मंदिर और कुमुकडार का सती देवी मंदिर, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। सती देवी मंदिर की बात करूं तो इसमें बहुत प्राचीन देवी मूर्ति मिलती है। इसमें लगे शिलापट्ट से पता चलता है कि काशी की मुरादाबाद स्थित संस्था ने सन 1969 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया। और एक अन्य जानकारी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1891 ईस्वी तक यह क्षेत्र मुरादाबाद जनपद का ही एक हिस्सा रहा। इस तरीके से अन्य इतिहासकारों को भी अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यह क्षेत्र महाभारत काल के बाद और हर्ष से पहले उज्जैनी के नाम से जाना गया और मालधन क्षेत्र उज्जैनी का ही एक भाग उस समय पे था। 7वीं शताब्दी यानी हर्ष के काल में यह क्षेत्र गवेषणा के नाम से जाना गया और मालधन क्षेत्र उसका ही एक भाग था। मुगल काल में इसे कोटा परगना के नाम से जाना गया और मालधन क्षेत्र उसका एक भाग था, जिसका जिक्र बद्रीदत्त पांडे जी ने अपनी पुस्तक कुमाऊं के इतिहास में किया है। मुगल काल में चंद्रवंशी राजा रुद्रचंद्र द्वारा अकबर के दरबार में मालगुजारी भेजी जाती थी। कोटा परगना से 5,37,700 रुपए तक की मालगुजारी हुगाई जाती थी। कोटा परगने की हुगाई केंद्र जो थे मालाचौड़, सीताचौड़ और कौमासा या कामुस थे। मालाचौड़ मालधन चौड़ ही है। अंग्रेजों के समय मालाचौड़ को मालधन चौड़ नाम से जाना गया। इसी बात को बलदेव सिंह भारती जी अपने शब्दों में बताते हैं। ये हर इलाके को एक विशेष नाम से ये दून आदि शब्द लगाकर, हाँ, कहा तो मालदून का वो मालधन हो गया। मालधन और कब हुआ ये? अंग्रेजों के जमाने। वो माल की दून नहीं कह सके, अच्छा। उन्होंने मालधन का अच्छा तब हुआ ये। यहाँ कई लोग आए, बसे, फिर पलायन कर गए। संभवतः इसका कारण
यहाँ की नदियों का तेज बहाव, बाढ़, राजाओं का आक्रमण, डाकू लुटेरों का डर, जंगली जानवरों का प्रकोप रहा हो। इस क्षेत्र के पीपल पड़ाव गांव से जिम कॉर्बेट ने एक बाघ मारने का विवरण दिया है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ जंगली जानवरों का भी भय था। यहाँ की वन संपदा का पर्याप्त दोहन करने के लिए सन 1850 ईस्वी की शुरुआत से ही अंग्रेज अफसरों ने कोशिश करना चालू कर दिया था, लोगों को यहाँ बसाना चालू कर दिया था, जिसकी शुरुआत 1850 ईस्वी में रामनगर को बसाकर हेनरी रैमसे ने किया था, जो कि एक कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते थे उस समय पे। इसके बाद भी हेनरी रैमसे ने ही इस घटना को पुनरावृत्ति करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से असमर्थ रहे। इस बात का भी जिक्र जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मेरे हिंदुस्तान में रॉबिन हुड ऑफ इंडिया नामक शीर्षक वाले चैप्टर में किया है। उन्होंने बताया कि हेनरी रैमसे ने नए गांव के पास कुछ लोगों को बसाने के लिए पहाड़ से बुलाया, लेकिन उनमें से कुछ ही परिवार बच पाए और ज्यादातर लोग मलेरिया के बुखार के कारण मर गए थे। इसके बाद वो लोग भी यहां से छोड़ करके चले गए थे। उस समय पे मलेरिया को भाबर का बुखार नाम से जाना जाता था, इसलिए अंग्रेज लोग यहाँ की वन संपदा का दोहन कोयले बना करके, यहाँ के साल सागुन के वृक्षों को बेच करके किया करते थे और यहाँ के चरागाहों से टैक्स लेकर के करते थे, जिसकी वजह से लोग कुछ समय तक के लिए ही यहाँ जाते थे और वापस आ जाया करते थे। इस बात को किशोरलाल जी भी बताते हैं, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर के संस्थापक हैं। तो प्लेन्स से जानवर चराने के लिए यहाँ पर आते थे, क्योंकि चौड़ था। हाँ। तो पिताजी लोग, दादाजी लोग बताया करते थे कि यहाँ पर जो प्लेन्स के लोग गाय भैंस पालते थे, वो एक यहाँ पर आकर के क्योंकि पानी वगैरह मिल जाया करता होगा, तो अपने जानवरों को चरने के लिए चारा बहुत अच्छा होता था। तो चौड़ भी था, पेड़ कम थे तो चारा अच्छा होता होगा, तो वो लोग यहाँ पर आकर के बसते थे और कुछ समय यहाँ रहते थे, फिर अपने वापस चले जाते। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद मालधन के इतिहास की। आजादी के बाद नैनीताल जनपद के विधायक हुए माननीय खुशीराम जी, जिन्होंने लखनऊ विधानसभा में मालधन की स्थापना का प्रपोजल प्रस्तुत किया, जिसमें इनके सहयोगी थे खुद मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी। प्लानिंग इतनी सुव्यवस्थित थी कि प्रपोजल पास हुआ और 14 नवंबर सन 1956 में डिफॉरेस्टेशन का जियो निकला और 3300 एकड़ जमीन डिफॉरेस्ट होने लगी और मालधन में स्थापित हुआ पीएलजी कैंप। पीएलजी कैंप मतलब प्लानिंग कैंप। और यहाँ पीएलजी कैंप स्थापित करने के लिए जो अंग्रेज अफसर आए थे, उनका नाम था मिल्टन। इनकी निगरानी में मालधन बसना शुरू हुआ। इस बात की जानकारी यहाँ के लोग आज भी देते हैं, जिनमें से हैं मदन शिल्पकार जी। तक 1 साल 1.5 साल में सब मालधन चौड़ बस गया था और सरकार ने उनको एक कमरा, 5 एकड़ जमीन, एक सरकारी मकान और हल बैल भी दिए जुताई के लिए और 100 बाई 50 का उनको जगह दी, अलॉटमेंट किया। और जो टोटल भूमि थी मालधन चौड़ में बसने के लिए वो 3300 एकड़ थी। और साथ साथ ही शुरू हुआ बाढ़ से इस क्षेत्र को बचाने का काम, तुमड़िया डैम का निर्माण का कार्य, जिसके लिए भी इसी 3300 एकड़ जमीन में से भूमि निकाली गई थी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी था। डैम बनने के बाद भी लोगों ने यहाँ
से पलायन किया, जिसके बारे में यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। मेरे पूज्य पिताजी जिन्होंने मुझे इस वीडियो में बहुत सहयोग किया है, मदन लाल जी। 1965 में ढेला नदी में बाढ़ आई थी। हम उसमें बहुत छोटे छोटे थे और सुबह सुबह में पानी ढेला नदी में पानी भर गया था और जलमग्न हो गया था, सारे खेतों में पानी आ गया था। तो पानी घरों पे बहने लगा और हम लोग अपनी जान बचाने के लिए स्कूल के छतों में अपने वो करा कई दिन तक हमने जब तक पानी सूखा नहीं तब तक हम वो ऊंचे ऊंचे स्थानों में रहे। जब बाढ़ आई ढेला नदी में तो नंबर 7 के सारे खेतों में, नंबर 6 के खेतों में, गोपाल नगर और आनंद नगर जिसे कहते हैं, पीपल पड़ाव में पानी भर गया, रेत भर गया खेतों में। तो लोगों ने यहाँ से डाइवर्जन किया, पलायन किया, पटरानी में जाके लोग बसे। कोसी फेडरेशन सिस्टम से कोसी के पानी को ढेला व खंडी के माध्यम से तुमड़िया जलाशय यानी रिजर्वर तक ले जाने का काम जब संपन्न हुआ, तब यहाँ का जलतंत्र सुदृढ़ हुआ। जब जलतंत्र सुदृढ़ हुआ तो तब जाकर के यहाँ जनजीवन बहाल हो पाया। लेकिन एक बड़ी चुनौती फिर भी लोगों को फेस करनी पड़ी, वो थी मलेरिया की। मालधन के बसने के 10 से 15 साल तक मलेरिया का प्रकोप बहुत बढ़ा। बहुत लोगों को मलेरिया के बुखार आए। मलेरिया जब बिगड़ जाता था तो टाइफाइड बन जाता था। इसके इलाज के लिए सरकार की ओर से कुछ लोग आते थे, घर घर आकर टीकाकरण करते थे और कुनीन यानी मलेरिया की गोली दे जाते थे, जिनको खाने के बाद हाथ पैर टूट जाते थे, लेकिन बुखार हट जाता था। बाद में लोग डर कर छुपने लगे। लोगों को देखकर जोत की दवाई बांटने के लिए वहां आते थे। वो लोग काशीपुर से आते थे और क्या कहते हैं, मलेरिया की गोली दे जाते थे, खून टेस्ट कर भी ले जाते थे, अच्छी बात दवा देते थे। और क्या कहते हैं, जो घर से छूट जाता था, जो जहाँ होगा उसको वहां से बुला करके फिर भी मलेरिया की गोली देते थे। बाद में इस क्षेत्र में एक छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल भी खुल गया। वहीं से फिर ये गोली फ्री में मिलने लगी। इसके अलावा यहाँ DDT छिड़काव के लिए भी लोग आया करते थे। जैसे ही सरकार की कोशिशें सफल हुई और मलेरिया पर उन्होंने काबू पाया, तो इसके बाद मालधन क्षेत्र ने जो उन्नति प्राप्त की वह देखने योग्य रही। आज यहाँ हर खेत में सीसी मार्ग की सुविधा है, हर नदी पर पुल है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, हॉस्पिटल व्यवस्था है, हर गांव में स्कूल है और अभी हाल ही में यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी खुला है। जरूरत है तुमड़िया डैम को कॉर्बेट पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने की व औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने की, और धीरे धीरे ये भी हो जाएगा और हमारा मालधन चौड़ उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहेगा। अब हम आपको छोड़ जाते हैं मालधन महिमा गीत के साथ, जो कि गाया है अनुप्रिया प्रसाद व सुंदरलाल मदन, जो कि मैं खुद हूं। और यह गीत 2 भाषाओं में है, कुमाऊनी व गढ़वाली में। उम्मीद करते हैं यह गीत आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। उपजो मटचा यकचा भरपूर पाणी, उपजा मट छो या छो भरपूर पाणी, अन्नो गोण की यकी रीत पुराणी, अन्न उगोड़ की यकी रीत पुराणी। भलु भलु प्यारो मालधन मारू, भलु भलु प्यारो मालधन मारू, उत्तराखंड देवधाम में या जीवन सज जा खेत खलियान में। यक जीवन सज दूं
खेत खलियाण मां। या जीवन सज जा खेत खलियान में। यक घसियारियों की टोली बोली गढ़ गुमाओं की बोली। यक पुंगड़ियों की सिद्ध डोली बटी यद नक मिठ मिठ गोली। या घसियारियों नक टोली बोलो गड़ कुमाऊनी बोली। या खेत नक सिद्ध टोली बाटो यद नक मिठ मिठ गोली। यक मन रम दूं तन रम दूं, यक मन रम दूं तन रम दूं, छोट बड़ हर एक काम में। या जीवन सज जा खेत खलियान में। यक जीवन सज दूं खेत खलियाण मां।